वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि ईरान पर हमला होने के बाद जो ईरान की अपनी स्ट्रगल है टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, क्या वो उसको गिव अप कर सकता है? ये वो सवाल है जो अब खड़ा हो चुका है उस वक्त के बाद से, जब से जो उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया। और फारूकी साहब ने भी बीच में ये बात कही थी कि अगर वो इस किस्म की बात पब्लिकली करेंगे तो उनके लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। शायद अवाम जो है इस रजीम को भी फिर शायद रहने ना दे, खड़ा ना रहने दे। इरफान अफानी साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जंग तो शुरू की गई थी इस पर्सपेक्टिव के अंदर कि न्यूक्लियर जो आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू होने वो हुई थी, अभी अटैक हुआ था, उसके फौरन बाद अमरीकी सदर ने यह कहा था कि अगर हम हमला ना करते तो चंद दिन के अंदर ईरान एटमी ताकत बन जाता। अगरचे उससे पहले जून में भी वो हमला करके ये दावा कर चुके थे कि हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी, लेकिन फिर ये दावा सामने आया था कि अगर हम ये अटैक ना करते तो ईरान चंद दिनों में, हफ्तों में एटमी पावर बन जाता। तो अब इस वक्त ईरान की जो अंदर अप्रोच है या उनकी दाखिली, क्योंकि पासदारान इंकलाब बड़ी हार्ड लाइन रखते हैं और सख्त मौकफ रखते हैं, क्या वो उसको गिव अप करेगा? देखिए सर, ये जो झूठ है कि ईरान एटम बॉम्ब बना रहा है ना, ये 1996 से तवातुर के साथ नेतन्याहू की तरफ से बोला जा रहा है। और उसने जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, बिल क्लिंटन हो, ओबामा हो इरफान और साहब, जो सिविल बाइडन हो, न्यूक्लियर सबको की ये कहा कि देखिए ईरान जो है ये 60% इनरिचमेंट जो है उसकी क्या जरूरत होती है वहां तक जाने की? अदरवाइज तो आपके 60% की आपको इनरिचमेंट की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, सवाल ये है कि जब इस खित्ते के अंदर इजराइल जो है वो एटम बॉम्ब बना सकता है और इजराइल ने एनपीटी के ऊपर साइन भी नहीं किए हुए और उसके पास कोई 100 से जायद इस वक्त एटॉमिक बॉम्ब जो है वो मौजूद भी हैं, तो इस सिनारियो के अंदर इजराइल को तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया ईरान से। चलें ठीक है, आपने तमाम अरब नेशंस को अपना एक गुलाम बना के रखना था, हो गया। सिवाय ईरान के कोई आपके सामने खड़ा नहीं था, लिहाजा आपने ये देखा कि ईरान अपनी सबसे कमजोर तरीन पोजीशन के अंदर है। असाद का रजीम जो है वो कोलैप्स कर चुका है, एक्स ऑफ रेजिस्टेंस को हमने तोड़ फोड़ दिया है, लिहाजा इट इज द बेस्ट टाइम कि हम इसके ऊपर आके अटैक कर दे। तो ईरान क्या आपके ऊपर अटैक करने गया था? या मुझे ये बताएं कि कितनी ऐसी जंगें हैं जो अब तक ईरान ने इस खित्ते के अंदर शुरू की हैं। बात यह है कि एक तरफ अगर तो सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि मैंने आपको पेन देनी है और पनिश करना है, तो देखना यह है कि आप कितना पनिश कर सकते हैं। तो क्या पनिशमेंट तबाही करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देना, मासूम बच्चों को मार देना, अगर तो जंग में फतह की ये क्राइटेरिया और इंडिकेटर था, ठीक है आप जीत गए हैं। आप कुछ अहदाफ के साथ इस रजीम के अंदर आए थे। बर्डन ऑफ सक्सेस ईरान के ऊपर नहीं है इस जंग में, बर्डन ऑफ सक्सेस इसके ऊपर अमेरिका और इसराइल के दरमियान के ऊपर है। वो ये कह क्या था कि मैंने रजीम तब्दील करना है, रजीम तब्दील नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हमने, चलो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बाद में बंद हुआ, कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म करेंगे, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम यूरेनियम की इनरिचमेंट को रोकेंगे, वो नहीं हुई। आपने दुनिया भर की ताकत को आजमा के देख लिया और कोई एक हदफ भी आप पूरा नहीं कर सके, तो हम क्या कहें कि आप हार गए हैं या जीत गए हैं? जिसने रेजिस्ट करना था, जिसने मुजाहमत करनी थी, वो 1980 से मुजाहमत कर रहा है। उसने इराक वॉर के खिलाफ भी मुजाहमत की, डिप्लोमेटिक सैंक्शंस के खिलाफ भी, ये तो बात इकोनॉमिक दुरुस्त है। सैंक्शंस के खिलाफ भी मुजाहमत की। और मेरे देखें, पहला सवाल जो मैंने आपसे किया था ना, वो ये था कि क्या इस जो कुछ उनको पनिश किया गया या जो भी स्टेटस इस वक्त है, इसके बाद क्या ईरान अपना डेटरेंस जो एक्चुअली वो बिल्ड करना चाहता है या नहीं चाहता, ये अलग 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 डिबेट है। क्या उसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि वो डेटरेंस क्रिएट करे? क्योंकि अगर वो डेटरेंस उसके पास होता तो इसराइल और अमेरिका उस पर हमला करने की जरूरत ना करते। ये जो प्रोपोजिशन है, क्या इससे ईरान पीछे हटेगा? मेरा सवाल पहला ये था। दूसरा सवाल जो था वो फिर मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं कि अगर उसके एटमी हथियार बनाने के अजाइम नहीं है, फिर वो 60% तक इनरिचमेंट तक क्यों जा रहा है? ये सवाल ये है, क्योंकि सिविल न्यूक्लियर में इसकी जरूरत नहीं है। देखिए निशा साहब, देखें, इस जंग से पहले तक तो ईरान जो था ना, इस न्यूक्लियर इनरिचमेंट को अपने लिबरेज के तौर पे इस्तेमाल करता रहा है। आपने देखा 2014 के अंदर 15,000 केजी तक उसके पास यूरेनियम मौजूद थी, जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नतीजे में उसने रूस को और दीगर मगरबी ममालिक को दे दी। अगर उसने एटम बॉम्ब बनाना होता तो तब बना चुका होता।
खुमैनी साहब का फतवा भी था कि हम एटम बॉम्ब जो जी है जी। वो ये इंसानियत की हाँ तबाही जी, लाता है और हम इसको WMDs नहीं नहीं बनाएंगे। बनाएंगे। आपने उसको अटैक करने के बाद अब ये जो ईरान है इस वक्त ये हार्ड लाइनर है। मुजतबा खामनाई साहब मौजूद हैं, अगर आप उनकी स्पीच भी सुन लें तो उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से जो हमारी एस्पिरेशंस हैं वो तो आप देखें, अब मेरा अगर सर्वाइवल एक चीज के साथ कनेक्ट हो चुका है और वो एटम बॉम्ब है, और वो बिल्कुल बनाएगा। और इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि वो एटम बॉम्ब अगर आप वो नहीं बनाता तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सल्लम ने फरमाया था कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता, कि भाई क्या गारंटी है कि कल को ये ममालिक दोबारा से आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। अब पूरी ठीक। दुनिया के अंदर ममालिक को इंटरनेशनल लॉ इजाजत देता है एक खास हद तक आप यूरेनियम को अफजुदा कर सकते हैं, ठीक। सिविल यूजेज के लिए अफजुदा कर सकते हैं। AIAE ने कब कहा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने कब यह कहा कि ईरान एटम बॉम्ब बना रहा है? जो उस ठीक है। वक्त अमेरिका के अंदर जो इंस्पेक्शन कमेटीज हैं उन्होंने कब कहा कि एटम बॉम्ब ठीक बना है। रहा है? और कोई एविडेंस आपको ठीक इंटरनेशनली है, आपका कहीं पे भी यह नजर आपका नहीं पॉइंट आती आ है। गया। और जो दूसरा आपने सवाल जी किया था, जी जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाह रहा हूं, मैं नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो बात है इसमें कोई शक नहीं कि ये फतवा भी दिया गया हुआ है कि WMDs नहीं बनाएगा, बट स्टिल अब आज सूरत हाल है इसके बाद जो ये जो अभी फानी साहब ने जिस तरह कहा है कि अगर वो दूसरी बार भी उसी सुराख से डसा जाता है तो फिर उसके पास वो कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो, तो क्या फिर जो ईरान है वो इस जो एटमी वो पावर बनने का जो मुतालबा है क्या उससे दस्तबरदार होगा? वो तो कोशिश करेगा फिर कि ये मामलात यूं ही लटकते रहें, और ठीक है वो अपना टाइम लेगा, जो भी वो कर सकता है करेगा या नहीं करेगा, या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये अलग डिबेट है, लेकिन उसकी तो फिर कोशिश होगी कि वो इस मामले को इसी तरह ही चलने दे। जी निशात साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अभी तक तो ये मामला था कि अब वो बना रहा है नहीं बना रहा है, लेकिन अब जिस तरह ईरान के ऊपर अटैक किया गया, उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया, सुलेमानी साहब को शहीद किया गया, और भी बहुत सारी मिसालें हैं। इसराइल ने भी अटैक किया ईरान के ऊपर, अमेरिका ने भी डायरेक्ट अटैक किया ईरान के ऊपर। तो अब तो उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो तो आप देख चुके हैं कि उससे उसने पूरे खित्ते में जो है वो एक ऊधम मचा दिया था। UAE हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, उसने अपनी एक ताकत का अंदाजा लोगों को बता दिया, दुनिया को, कि वो उसके पास कितनी ताकत मौजूद है, ये कितने मिसाइल मौजूद है। तो अब जिस तरह उसके ऊपर अटैक किया गया, और जिस तरह पहले जिक्र हुआ कि पाकिस्तान ने, जब भारत ने ऐलान किया एटमी हथियार बनाने का, एटम बम बनाने का, फिर उस वक्त के जो वजीर आजम थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, और पाकिस्तान ने बनाया। और जो ही इंडिया ने धमाके किए उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी धमाके किए, क्योंकि हम दोनों एक दुश्मन मुल्क कहलाते हैं आपस में। तो अगर एक इसराइल के पास एटम बम है और उसने कुत्ते में उधम मचाई हुई है, तो बाकी तो कंट्रीज हैं वो तो शायद उसको जवाब इतना नहीं देते जितना ईरान देता है। ईरान के पास तो एक बड़ी माकूल वजह बन जाती है कि वो एटम बम बनाए, और वो शायद इस बात पे कायम है। और आपको पता है कि ईरान में जो है वो 2 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, गुड कॉप एंड बैड कॉप। जो उनके सिफारती मामलात उनके वजीर खारजा देख रहे हैं या स्पीकर कौमी असेंबली देख रहे हैं, लेकिन पासबान दूसरी तंजीम है, वो बिल्कुल एक हार्ड लाइनर है। तो डेफिनेटली उन्होंने, एक तो बयानिए वाली बात है, आपने देखा कि बयानिया जो है वो, अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो एक बयानिया चला था, वोट को इज्जत दो। जब उससे बैकअप किया गया तो जो हशर हुआ अपना सियासी पार्टियों का, वो आप देख लें कि फार्म 47 पे हुकूमत बनानी पड़ी, अवाम में जा नहीं सकते, जल से जुलूस नहीं कर सकते। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ईरान अपने इस बयानी से पीछे हटेगा तो जो शायद उनको अपनी आवाम की सपोर्ट मौजूद है वो फ्यूचर में ना मिल सके। लेकिन उन्होंने तो अभी हार्ड लाइन ली हुई है, और वो हर तरह की जंग या कोई भी एग्रेसिवनेस होती है अमेरिका इसराइल की तरफ, उसके लिए तैयार बैठे हुए। तो वही जैसे पहले बात हुई थी कि अमेरिका ने जिस तरह अटैक किया था कि मैं खत्म कर दूंगा, 2-3 दिन में वार खत्म हो जाएगी, और अब ट्रंप साहब कहते हैं कि ईरान मान ले कि वो हार गया है। तो ये किस किस्म की जीत होती है या किस किस्म की जंग होती है कि आप दूसरे फरीक से कह रहे हैं कि भाई तुम मान लो। भैया दुनिया देखती है, जंग होती है पाकिस्तान इंडिया की, दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को नाको चने चुपाए, उनके 7-8 जो राफेल जिसपे उनका बड़ा नाश था उनको मार गिराया। तो पाक फौज ने साबित किया लड़ाई में कि वो किस तरह जो है वो हराया जाता है, और हारने वाला किस तरह अमेरिका की तरफ भागा कि हमें बचा लिया जाए। तो अब अमेरिका मुज़ाकरात पे आना चाहता है। पहले तो शायद अमेरिका ने ही रखी थी ना, वो बेशक सुपर पावर है, लेकिन
अगर वो चाहता या कर सकता तो वो जरूर ईरान को जो है वो और नुकसान पहुंचाता, लेकिन ईरान ने जिस तरह रेजिस्टेंस की और उसके जो बाकी अड्डे थे खलीज में उनके ऊपर अटैक किया, तो उसने एक मुकाबला किया। और जब आपको मद्दे मुकाबिल जरा सख्त नजर आता है तो अक्सर मुकाबला करने वाला भागने की ठीक। कोशिश करता है, वो फिर या अंपायर की तीसरी उंगली की तरफ उसका इशारा होता है कि कोई बचा दे और मैं हजीमत से भी बच जाऊं। तो अमेरिका की यही बात है कि वो जंग को मजीद तूल नहीं दे सका, ना दे सकता है, तो वो चाहता है कि किसी तरह मुज़ाकरात की टेबल पे उसकी जीत हो जाए। वो भी उसकी जीत नहीं हो पा रही, क्योंकि वो जब अपने पॉइंट्स लेके आता है तो ईरान कहता है कि ये मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमें डिक्टेशन दें, ठीक। डिक्टेट करें जी कि हम ठीक। मान लें, ये बात भी मान लें। तो ठीक है। मामला तो बड़े गंभीर है। और ये जिस तरह भी पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी कोशिश की, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, इस्हाक डार ने बहुत अच्छी कोशिश की कि जंग जो है वो बिल्कुल तीसरी जो आलमी जंग है उसके दाने पे पहुंच चुकी थी। अमेरिका आपका पॉइंट आ और गया। ट्रंप वो से वो तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान तो भरपूर कोशिश कर रहा है। अब भी हमने तो इस्लामाबाद बंद किए रखा इतने दिन सिर्फ इसी उसके ऊपर के आपको आप आ जाए, किसी तरह से आए सफारती सतह पे मामला। लेकिन अब सवाल बहरहाल अभी भी कहीं ना कहीं इसकी तशनगी मौजूद है। फारूकी साहब, मैं इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा, इस सेंस के अंदर नहीं सुलझा पा रहा कि देखिए मुझे जब मालूम है, ये बात हम कह रहे हैं ना कि भाई अगर मैं एटमी पावर होता तो मेरे पे हमला ना होता, ये एक पहला मामला था। दूसरा मामला ये है कि अगरचे के फतवा मौजूद है लेकिन कोई नया फतवा भी आ सकता है, वहाँ रहबर चेंज हो चुके हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि हार्डलाइनर्स जो है वो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, पासदारान इंकलाब हैं या दूसरे जो ये सोच रखते हैं, उनको एक मौका मिल गया एक तरह से कि भाई वो एटमी हथियार की तरफ जाए। अब जो अमेरिका है उसका जो मेन जो बात कही गई थी, अनाउंसमेंट कम से कम यही थी। वो ठीक है चीन के मामला या जो भी तेल के मामला ये अपनी जगह है, लेकिन एक अनाउंसमेंट तो ये की गई कि एटमी पावर बनने से रोका जाएगा। तो उस सूरत के अंदर फिर ईरान जो है वो इसको कैसे जो है वो कबूल करेगा, चाहे वो कुछ अरसे के लिए कबूल करे, कैसे कबूल करेगा और क्यों कबूल करेगा? देखिए निशात साहब, जो ईरान नहीं कहता वो हम क्यों कहते हैं। मेरा इस्तदलाल ये है कि जो ईरान नहीं कहता वो हम क्यों कहते हैं। अगर ईरान कहता है कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, हम क्यों कहते हैं कि ईरान को एटम बम बनाने का हक है? हम क्यों कहते हैं? हम से अक्सर हमारे सवाल है ना, ये तो कई दोस्त ये बात कर देते हैं ना कि ईरान को भी एटम बम बनाने का हक है। ईरान नहीं कहता, ना सरकारी तौर पे कहता है, ना उसकी लीडरशिप कहती है। अच्छा, इसी तरह से जो न्यूक्लियर जो यूरेनियम के एनरिचमेंट वाला मामला है, अभी 6-8 महीने पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें ईरान जीरो पे चला गया था कि हम जो मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने जो कहा था जिसके बारे में। बिल्कुल। अच्छा, तो अब वो अगर ईरान ये जीरो पे मान गया या खुद मानता है तो ईरान ने जाहिर है कि अपनी कोई दाखिली खारजी खुद मुख्तारी मुतासिर करके फिर ये बात की है। ये ईरान का मौक़िफ़ आया ना सामने, तो हम क्यों कहें कि ईरान को इतनी नहीं, इससे ज्यादा। अच्छा, ईरान की तरफ से ये मौक़िफ़ नहीं आया। देखिए, मैं आपको मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात इस सतह तक आ गए। मैं आपको बताऊं कि वो जो जीरो पे नहीं होगा तो ठीक है, जो सिविल न्यूक्लियर के लिए जितना चाहिए। अच्छा, फिर ये मसला है कि ईरान जो है इसने एनपीटी पे साइन किए हुए हैं। जी जी। उस साइन करने के बाद जब कोई मुल्क उससे आगे बढ़ता है तो वायलेट करता है। देखिए, पाकिस्तान ने आज तक किए हैं, एनपीटी पे साइन किए पाकिस्तान ने नहीं किए, पाकिस्तान ने नहीं किए। अच्छा, सो ईरान, मसला ये है कि ये ईरान ने खुद से फैसला करना है, हम नहीं उसको डिक्टेट नहीं कर सकते कि वो ये फैसला करे। जहां हम अमेरिका को ये इख्तियार देते वहां हमारी ये ख्वाहिश भी नहीं होनी चाहिए कि हम कहें जी दुनिया में एटमी कुव्वतें बढ़ती जाएं। आप ये जहन में रखिएगा, ईरान एटमी पावर बना तो इसराइल तो बना ही बना है, सऊदी अरब भी बनेगा। सऊदी अरब को क्यों रोका जाएगा? क्यों दुनिया उसके साथ ताउन नहीं करेगी? क्यों पाकिस्तान उसके साथ ताउन नहीं करेगा? अमेरिका उसके साथ ताउन नहीं करेगा? लेकिन यहाँ फारूकी साहब ये सवाल है कि इसराइल बना उसके साथ ताउन हो गया, हालांकि वो डिक्लेयर्ड नहीं है। देखिए, वो देखिए उसकी बदमाशी है, उसकी बदमाशी, तो कोई भी बदमाशी कर सकता है। मैं बात ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसकी बदमाशी और गुंडागर्दी है। इजिप्ट ने बनने की कोशिश की थी हुस्नी मुबारक के दौर में। हुस्नी मुबारक के दौर में इजिप्ट में 9 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए। उनमें से एक रिएक्टर के बारे में जो इजरायली खुफिया एजेंसियां थी उन्होंने रिपोर्ट दी कि यहाँ पे एक्टिविटी डिफरेंट हो रही है। हुस्नी मुबारक के खिलाफ तहरीक चल गई और वो तहरीक जो थी उसने कुछ टाइम में उसको हटा दिया। मसला सिर्फ ये है कि ये दुनिया नाइंसाफी की भी है। हम सारा कुछ, आप मुझे ये बताएं कि किस तरह 5 मुल्कों को वीटो का हक दे दिया जाता है। आपको क्यों नहीं वीटो का हक? पाकिस्तान को क्यों नहीं है? इंडिया को क्यों नहीं है? बाकी सऊदी अरब को, ईरान को क्यों नहीं है वीटो का हक? इसका मतलब है कि वर्ल्ड वार के बाद जो एक सिस्टम दुनिया में बना, दुनिया अब इसके मुताबिक चल रही है।
या तो आप अपने अंदर इतनी पावर पैदा करें, इतनी कुव्वत पैदा करें, आप मुकाबले में खड़े हो जाएं। आपके ऊपर को हमला करता है, आप 10 हमले उसके ऊपर करें। आपके ऊपर इंडिया ने हमला किया, हमने उसको सबक सिखा दिया। अच्छा, अगर हमारे पास वो कुव्वत ना होती, जो उस कुव्वत से पहले ही हम इंडिया के साथ लड़ पड़ते, तो होना क्या था, पाकिस्तान का कितना नुकसान होता। सो आज इंडिया एक ताकतवर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं कर रहा। उसकी फौजें, उसकी एयरफोर्स, उसने एयरफोर्स अपनी तमाम जहाज अपने हमारे बॉर्डर एरिया से 400 किलोमीटर उठा के भाग गया वो। तो अगर पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क होता तो वो कर देता दोबारा। मसला ये है कि आप जिन चीजों में आपको तैयारी करनी है, वो तैयारी करें। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक रिसर्च पेपर देखा है, उसमें क्या लिखा है, ईरान में 50,000 साइंटिस्ट हैं, ईरान में जो साइंस की तरक्की ये होगी। अच्छा, उसको यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्कों से ऊपर दिखाया जाता है। मैं फिर ये कहता हूं, ऐसी बातें हकायक के मुताबिक बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो अल्टीमेटली उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। आप ब्रादर इस्लामी मुल्क के लिए, लेकिन यहां बैठ के वो बातें ना की जाए जिनसे। एवीएम साहब, ये जो अब सवाल था, मैं चाहूंगा आपकी भी एक्सपर्ट ओपिनियन इस पर जरूर आ जाए। सवाल मेरा वही है कि जो इस सिचुएशन के अंदर जब उसके ऊपर वो अमेरिका और इस्राइल हमलावर भी हुआ है, तो क्या ये थॉट जो है ये वहां पनपेगी नहीं कि हमें अपने आप को डेटरेंट बनाना है, एटमी हथियार हासिल करना है ताकि हम पर कोई हमलावर ना हो। और अगर अमेरिका ये चाहता है कि वो एटमी पावर ना बने ईरान, तो उसको ईरान कबूल करेगा? ये देखें, एकेडमिक डिबेट तो जो भी हम कर रहे हैं वो उसके तो अगर हम करें तो मेरे ख्याल में ईरान को हक भी है, मैं फिर दोबारा रीइटरेट करूंगा, और ईरान शायद इसको फोरगो नहीं करेगा, क्योंकि इस जंग के बाद खास तौर पे ईरान को जो है 3 चीज़ों का जो है, 2 चीज़ें तो बिल्कुल डायरेक्ट जंग की वजह से, और तीसरी चीज़ ईरान की अपनी जो स्ट्रेटजी उन्होंने ऑपरेशनल इस्तेमाल की। 2 चीज़ें, एक उनका मिसाइल प्रोग्राम और थ्रेट ऑफ बीइंग न्यूक्लियर केपेबल। वो किस हद तक है, क्या उसके टाइम फ्रेम है, उस बात से कते नज़र, लेकिन उनको ये ज़रूर इदराक हुआ है होगा कि आपके अंदर अगर वो किसी भी लेवल की वो सलाहियत है जो बड़े हो के या उस फर्दर एक्सपेंशन से वो आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हो सकती है, तो आप उसको क्यों फोरगो करें। और तीसरा, जो ईरान ने धमकियां तो बहुत पहले भी होती थी, ये चीजें, इसकी बड़ी वो टाइम बड़ा शॉर्ट है वीएम साहब, गेमिंग भी होती थी अमेरिका में कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद कर दी जाए तो क्या होगा, लेकिन ईरान ने जंग से पहले तो ऐसा नहीं किया, वो जंग के बाद में उन्होंने ठीक है। आपका पॉइंट आ गया वीएम साहब, आपका पॉइंट आ गया। शाह ईरान ने भी सिर्फ एक कमेंट, आपने शुरू में पूछा था कि अगर ईरान ने बना लिया होता, अगर ईरान ने बना लिया होता ना, तो ईरान की भी वही रिस्पेक्ट होती जो नॉर्थ कोरिया की है। ठीक है, मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। एवीएम साहब, आपका पॉइंट आ गया। जो मुझे याद है, जो शाह ईरान थे उन्होंने भी जगलर वेन करार दिया था अपना एयरमस को, वो वहाँ तक तो बात है। लेकिन अभी खबर एक जो आई है अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ईरान ने कहा जा रहा है कि जो खलीजी न्यूज़ मीडिया हाउसेज हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो फुजेरा की एक जो उसके ऊपर हमला किया गया है, ईरान की तरफ से ड्रोन हमला है। तो इस तरह हमें ये जो है ना फिर नए सिरे से कशीदगी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस खित्ते के अंदर। अल्लाह करे कि ये जो खित्ते की कशीदगी है ये सफारती ज़रिए से तय हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एवीएम साहब, आपका भी, जो एजाज महमूद साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, डॉक्टर इरफान साहब और खालिद फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह निगहबान।